हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में समझेंगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 में दिए गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 268 के बारे में। दिस आर्टिकल इज अबाउट ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। यानी कि कुछ टैक्सेज ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन उनका कलेक्शन और रेवेन्यू स्टेट्स के पास जाता है। मतलब पैसा यूनियन कलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जैसे स्टाम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर महाराष्ट्र में एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है तो उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ऐड होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 269 and it is about taxes levied and collected by the union but assigned to the states। मतलब कुछ टैक्सेज यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पर पूरा रेवेन्यू स्टेट्स को दिया जाता है। ये मेनली उन टैक्सेज के लिए होता है जो इंटर स्टेट नेचर के होते हैं, जैसे इंटर स्टेट ट्रेड पर लगने वाले टैक्स। अगर एक ट्रेडर कर्नाटका से तमिलनाडु में गुड्स भेज रहा है और उस पर टैक्स लगता है तो ये टैक्स सेंटर कलेक्ट करेगा, लेकिन तमिलनाडु को दे दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 269A एंड इट इज अबाउट इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर-स्टेट ट्रेड। तो ये आर्टिकल जीएसटी सिस्टम के बाद ऐड किया गया था। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर लगने वाला जीएसटी सेंटर और स्टेट्स के बीच शेयर होगा। जैसे दिल्ली से राजस्थान में अगर एक कंपनी मोबाइल फोन्स भेज रही है तो उस पर लगने वाला इंटीग्रेटेड जीएसटी सेंटर कलेक्ट करेगा और फिर दिल्ली और राजस्थान के बीच डिवाइड करेगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 270। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये उन टैक्सेज के बारे में है जो सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन उसका एक पार्ट स्टेट्स को दिया जाता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक। जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स का एक सर्टेन परसेंटेज सेंटर और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सोचिए अगर 1000 करोड़ का टैक्स कलेक्ट होता है तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर सकता है कि 42% स्टेट्स को दिया जाए और 58% सेंटर रखे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 271 एंड इट इज अबाउट लेवी ऑफ सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेज एंड ड्यूटीज फॉर यूनियन पर्पजेस। मतलब अगर सेंटर को एक्स्ट्रा रेवेन्यू की ज़रूरत होती है तो वो किसी भी टैक्स पे सरचार्ज लगा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई सर्विस यूज करते हैं तो उसके असली दाम के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चार्जेस दो तरीके के हो सकते हैं, जीएसटी और सरचार्ज। दोनों का काम अलग अलग होता है, लेकिन हम अक्सर इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं। जीएसटी एक गवर्नमेंट का टैक्स है जो हर प्रोडक्ट और सर्विस पर लगता है। जीएसटी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से फिक्स्ड होता है, जैसे डेली यूज प्रोडक्ट्स के लिए 5%, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए 12%, रेस्टोरेंट्स और सर्विसेज के लिए 18% और लग्जरी आइटम्स के लिए 28%। लेकिन सरचार्ज एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो किसी खास वजह से लगाया जाता है। ये हर प्रोडक्ट या सर्विस पर नहीं लगता, सिर्फ कुछ स्पेशल केसेज में लगाया जाता है। जैसे हाई इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा सरचार्ज, पेट्रोल और डीजल पर गवर्नमेंट का सरचार्ज और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर बैंक का सरचार्ज। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो जीएसटी एक जनरल टैक्स है जो हर जगह लगता है, जबकि सरचार्ज एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो कुछ स्पेशल चीज़ों पर लगता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही कंज्यूमर से ही ली जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 273 के बारे में। तो चलिए इसे देखते हैं।
तो दिस आर्टिकल इज अबाउट ग्रांट्स फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। तो ये एक स्पेशल ग्रांट है जो उन स्टेट्स को दिया जाता था जो जूट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम जूट प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स को पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी का एक हिस्सा दिया जाता था। ये याद रखें, ये प्रैक्टिस अब यूज नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल अब भी एग्जिस्ट करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 274 एंड दिस आर्टिकल सेज रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्सेशन बाय स्टेट्स ऑन सर्टेन मैटर्स। यानी कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा बिल पास करना चाहता है जो टैक्सेशन के एग्जिस्टिंग प्रोविजन को अफेक्ट करे, तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। जैसे अगर पार्लियामेंट कोई नया बिल इंट्रोड्यूस करना चाहती है जो स्टेट्स के टैक्स कलेक्शन सिस्टम को बदलने वाला है, तो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के ये आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 275 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। यानी कि इस आर्टिकल के अंडर सेंटर कुछ स्टेट्स को फाइनेंशियल हेल्प देता है जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज में होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर एक्स्ट्रा फंड्स दिए जाते हैं ताकि वहाँ डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल को। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 276 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट टैक्सेज ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। तो इस आर्टिकल के अंडर स्टेट्स को ये पावर दी गई है कि वो प्रोफेशनल टैक्स लगा सके। प्रोफेशनल टैक्स एक प्रकार का स्टेट लेवल टैक्स है जो सैलरी अर्नर्स, प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पर लगता है। स्टेट गवर्नमेंट इसका निर्णय करती है कि किसको कितना प्रोफेशनल टैक्स देना होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक फिक्स्ड लिमिट है। इस आर्टिकल के मुताबिक कोई भी स्टेट 2500 रुपया पर ईयर से ज़्यादा प्रोफेशनल टैक्स नहीं ले सकती। इसका मकसद है राज्य का विकास करना बिना टैक्स पेयर्स पर ज़्यादा भार डाले। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 277 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। सॉरी दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स आर्टिकल 277 में नहीं, आर्टिकल 279 में दिया गया है। तो आर्टिकल 279 ये बताता है कि किसी भी टैक्स का नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। नेट प्रोसीड्स का मतलब है टोटल टैक्स कलेक्शन में से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स या डिडक्शन को हटाने के बाद जो पैसा गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में बचता है। ये फाइनेंस कमीशन द्वारा देखा जाता है और टैक्स रेवेन्यू का सही डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। तो आर्टिकल 279 नेट प्रोसीड्स के कैलकुलेशन की बात करता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा आर्टिकल 277 को समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 277 एग्जिस्टिंग टैक्सेस का कंटिन्यूएशन को बताता है। तो आर्टिकल 277 ये कहता है कि अगर कोई स्टेट या लोकल बॉडी इंडिपेंडेंस से पहले किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई टैक्स कलेक्ट कर रही थी, तो वो टैक्स तब तक कंटिन्यू हो सकता है जब तक पार्लियामेंट कोई नए लॉ से उसको रिप्लेस ना करे। यानी कि आर्टिकल 277 नेट प्रोसीड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल टैक्स कंटिन्यूएशन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 280 के बारे में एंड दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स अबाउट फाइनेंस कमीशन। तो देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हर 5 साल में सेंटर स्टेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर रिकमेंडेशन देती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 282 से आर्टिकल 290 के बारे में। These articles is about miscellaneous financial provisions, यानी कि ये आर्टिकल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जैसे सेंटर और स्टेट किसी भी स्पेशल स्कीम के लिए फंड दे सकती है, जैसे कि पीएम आवास योजना या जल जीवन मिशन। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 292 के बारे में एंड इट इज़ अबाउट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस आर्टिकल में ये डिफाइन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से लोन ले सकती है। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से 50,000 करोड़ का लोन लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये आर्टिकल 292 के अंडर आएगा।
अब बात करते हैं आर्टिकल 293 के बारे में। एंड इट इज़ अबाउट बोरोइंग बाय स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स भी लोन ले सकती है, लेकिन अगर उनका पहले से सेंटर का लोन आउटस्टैंडिंग है तो नए लोन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे अगर बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ का लोन लेना चाहती है और उसका पहले से एक आउटस्टैंडिंग लोन है, तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनेंशियल रिलेशन से जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स और फाइनेंशियल मैटर्स को रेगुलेट करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल रिलेशन को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।